नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, खबर ये है कि किसान नेता अब हर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से किसान आंदोलन 2.0 को सफल बनाए। उनकी चिंता ये है कि ये आंदोलन अगर फेल हो गया तो सरकार उनकी कोई बात नहीं। इस पूरे मुद्दे पर एक बार इसका व्यू लेते हैं। ये आंदोलन इस बार शुरू किया था जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, जो बीकेयू भारतीय किसान यूनियन का या संयुक्त मोर्चा का नॉन पॉलिटिकल एक विंग उन्होंने इस नाम से कहा। और उन्होंने पंजाब से आंदोलन शुरू करके हरियाणा के ज़रिए होते हुए दिल्ली आने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने इस बार कठोर रुख अपनाया। सरकार ने पिछली बार की तरह किसानों को वो सॉफ्ट रुख के तहत दिल्ली नहीं आने। लास्ट टाइम ये हुआ था कि वो दिल्ली आ गए और दिल्ली के बॉर्डर पर उन्होंने अपना आशियाना बना लिया एक तरह से, और ऐसा सरकार को तंग किया और एक रैली निकाली जो लाल किले तक गई, और लाल किले पर एक रिलीजियस झंडा लहरा दिया गया जिससे सरकार की खासी किरकिरी हुई। और सरकार पर ये आरोप लगे कि सरकार ने सख्त रुख नहीं अपनाया, इसकी वजह से ये आंदोलन ने ये रुक दिया। आंदोलन इतना लंबा चला और इतना मजबूत रहा कि सरकार को अपने तीनों जो कृषि कानून लाए गए थे किसानों की फेवर में, किसानों के हक में, वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया और दिल्ली बंधक बना ली गई और सरकार की खासी किरकिरी। सरकार इस बार ऐसा नहीं चाहती। सरकार ने हालांकि बातचीत के रास्ते ओपन रखे, कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाई, बातचीत के दरवाजे ओपन रखे, और बातचीत में 3 मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों को भी भेजा गया। ऑफ़र भी दिया गया कि आप 5 जो हैं वो फसलें उगा लें, मक्का और जो अलग किस्म की फसलें हैं डाइवर्सिफाई करके उगा लें। उनका मूल्य तिलहन और दलहन, ये 3 में जो भी आप उगा लें तो उसका पूरा का पूरा 5 साल तक आपको सरकार गारंटी देती है कि एमएसपी पर वो खरीदेगी, और एमएसपी पर खरीद कर वो पूरी की पूरी फसल जो है एमएसपी पर खरीदेगी। लेकिन इस मांग को किसानों ने ठुकरा दिया और अपनी इसी मांग पर जो उनका एजेंडा था, जो उनका चार्टर था, उस पर अड़े रहे कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, सभी 22 फसलें खरीदी जाएं और देश भर की जितनी फसलें हैं पूरी की पूरी सरकार खरीदे। ये डिमांड कहाँ तक जायज़ है, इस पर सवालिया निशान है। इकोनॉमिस्ट जितने अर्थशास्त्री हैं, जो जानकार हैं, वो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, देश का भट्ठा बैठ जाएगा, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी देश की, जो कि अच्छी खासी चल रही है। तो इसको करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा है, और ना ही सरकार ये देने के लिए तैयार है। तो इसकी बात सरकार और किसानों में ठग गई है। 2.0 अंदर जो सरकार का है उसमें ठनी हुई है, और सरकार ने जो कठोर नीति अपनाई, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया गया। किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे। आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, ज़रूरत पड़ी तो लाठी का भी इस्तेमाल किया गया, और जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ गोलीबारी भी, और उसमें गोलीबारी का जो मामला था वो शुरुआत भी गलत तरीके से हुई, किसानों के द्वारा ही की गई। पराली जलाकर उसमें मिर्ची डाल दी गई, और उसका रुख जो है उस हवा का, वो जो पुलिस खड़ी थी उसकी तरफ मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी पुलिस वाले घायल हो गए। और उसके बाद जो गोलीबारी हुई उसमें किसान की मृत्यु भी हो गई। अभी तक 4-5 किसानों की मौत भी हो चुकी है, कुछ नेचुरल कारणों से और कुछ जो है सरकार की गोलीबारी में भी मौत हुई। साथियों, अब जब ये आंदोलन ठप पड़ने लगा और सरकार का सख्त रुख नज़र आया, तो जो किसान नेता इस बार आंदोलन में शामिल नहीं थे, इस बार आंदोलन में जो पिछली बार जो नेता थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। करीब 500 जत्थेबंदियाँ जिसे कहते हैं, कि यूनियन को जत्थेबंदी कहते हैं, संगठन को जत्थेबंदी कहते हैं, 500 से ऊपर जत्थेबंदियाँ जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल थी। इस बार मात्र 70 के आसपास ही थी।
तो जब ये आंदोलन ठप पड़ने लगा, इसमें टिकैत शामिल नहीं थे उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और हरियाणा में जो चढ़ूनी ग्रुप है वो भी शामिल नहीं था। ऐसे बहुत सारे ग्रुप जो थे वो शामिल नहीं थे। पिछली बार जो नेता थे बलबीर सिंह राजेवाल, वो भी इस बार शामिल नहीं थे। लेकिन जब किसान आंदोलन ढीला पड़ने लगा, अब धीरे धीरे करके ये सब नेता जो हैं वो इकट्ठे होने लगे। इनकी मीटिंग चल रही हैं, आज भी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं। आज ट्रैक्टर आंदोलन भी देश भर में बुलाया गया है कि रास्ते पर ट्रैक्टर की एक पंक्ति लगा दीजिए, सरकार को चेता दीजिए। ये यहाँ तक जायज़ है कि आप ठीक है अपनी मांग कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ रुख करके ट्रैक्टरों की लाइन लगा दी गई है जिसमें रास्ता नहीं रोका गया। ये आंदोलन का सही रास्ता है। लेकिन दिल्ली आकर दिल्ली के बीच में दिल्ली को जाम कर देना ये सही रास्ता नहीं। सरकार पिछली बार जो है वो मार खाए बैठी है, तो इस बार ऐसा नहीं होने देना चाहती। तो दिल्ली तो इन किसानों को कभी नहीं आने दिया जाएगा। बहुत मुश्किल है, सरकार हर तरह की सख्ती अपनाएगी। किसान आंदोलन पर यह आरोप है कि ये पॉलिटिकल है। इसके कई कारण। एक तो ये चुनाव से ठीक पहले है। कभी भी कोई सच्चा आंदोलन और सुच्चा आंदोलन चुनाव से पहले नहीं करना चाहिए। जब आप चुनाव से पहले करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि आप जो है सरकार पर चुनाव के तहत दबाव बना रहे हैं, और ये भी उसके मतलब निकाले जाते हैं कि कहीं विपक्ष आपका यूज़ कर रहा है। ख़ास तौर से वैसी सरकार में जो किसानों की हर बात सुनती है। अब तक किसानों पर कोई सख्ती नहीं की है। किसानों को पहले से ज़्यादा जो है एमएसपी दिया जा रहा है, और किसानों की वो डायरेक्ट जो बेनिफिट जो है उनके खाते में भी डाले जा रहे हैं। ऐसी सरकार के सामने, और जब और प्रमाण मौजूद, मोदी सरकार को कुछ इंटरनेशनल लॉबीज़ जिनको मोदी सरकार नहीं सुहा रही है, वो मोदी को हटाना चाहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अमेरिका के न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल लिखा था कि मोदी जो है वो पश्चिमी देशों के लिए सिरदर्द हो गया है, पश्चिमी देश मोदी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये आर्टिकल था पूरा का पूरा। उस आर्टिकल से साफ था कि पश्चिमी देश जैसा चाहते हैं वैसा मोदी नहीं कर रहे हैं। और जो एक डीप स्टेट है, डीप स्टेट वो है जो पीछे बैठ के पूरी दुनिया को चलाना चाहती है और पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट करके धन कमाना चाहती है। ये एक विषय है जिसे आपको सीरियसली लेना होगा। मोदी ने खुद भी इसको कहा था, और ये डीप स्टेट हर हाल में मोदी को हटाना चाहता है। इसी डीप स्टेट का एक करता धरता या एक एक्टिविस्ट कह लीजिए, एक पूंजीपति कह लीजिए, जॉर्ज सोरेस, वो इसी डीप स्टेट का एक नुमाइंदा था। उसने खुले तौर पर कहा, जब वो फ्रस्ट्रेट हो गया, राहुल गांधी जी की जब अपोजिशन, राहुल गांधी की अगुवाई वाली अपोजिशन मोदी को बैकफुट पर नहीं ला सकी, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने ओपनली ये कहा कि मैं मोदी सरकार को हटाने के लिए कितने भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ। यही चाइना का एजेंडा है। आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि चाइना किस तरह से इंडियन मीडिया की कुछ संस्थाओं को पैसे देता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन। तो ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो डीप स्टेट है वो खुले से कह रही है हम मोदी को हटाएं। विपक्ष जो है वो उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो इंटरनेशनल जो डीप स्टेट है उनके फंक्शंस में इंग्लैंड अमेरिका में जाकर बोलता है। राहुल गांधी बोले हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैं जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे अपील करता हूं कि भारत में जिस तरह से डेमोक्रेसी का तथाकथित तरीके से डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करें, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसे में अगर किसान आंदोलन करते हैं वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो सीधी बात है कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जुड़ते हैं। इन सब की बातें कोई आपको डायरेक्टली आकर नहीं कहता है, आपको डॉट्स जोड़ने पड़ते हैं, तो डॉट्स जुड़ते हैं। सोरेस बोला ये एक डॉट है। उसने अंतर्राष्ट्रीय डीप स्टेट का जो की राय थी उसको बताया। कनाडा ने इंडिया पर प्रेशर बनाया कि आपने मेरे आदमी को मार दिया। अमेरिका ने प्रेशर बनाया कि आप गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है गुरपतवंत सिंह पन्नू? उसके लिए अमेरिका की सरकार
आवाज़ उठा रही है। उन्होंने बताया, अमेरिकन स्टेट बोली इसको लेकर। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो इन्हीं संस्थाओं द्वारा बनाए गए जो प्रोग्राम्स हैं उनमें हिस्सा लेते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिससे डीप स्टेट खुश हो कि राहुल गांधी कह रहे हैं। वो एक पॉइंट है, वो एक डॉट है। अमेरिका एक डॉट है, कनाडा एक डॉट है। उसी तरह से किसानों का आंदोलन ऐसे समय पर आना, ये भी एक डॉट है। अगर आप सबको कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मोदी को हटाना चाहते हैं। मोदी को हटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसान आंदोलन में एक किसान ने तो यहाँ तक कहा कि राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, उस ग्राफ को हमको नीचे लाना। तो भाई मोदी को हटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेमोक्रेसी है, हर किसी का अधिकार है किसी को हटाना, हर संगठन का अधिकार है कि ये व्यक्ति हमारे हितों के अनुसार काम नहीं कर रहा है, किसानों के हितों के अनुसार काम नहीं कर रहा है, हमें इसे हटाना है। वोट के जरिए हटाइए, आंदोलन भी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले नहीं। चुनाव से ठीक पहले करना है तो आप तरीके से अपने अपने राज्य में कीजिए। दिल्ली में आने से तो आपका आंदोलन सफल उस तरह से नहीं होने वाला है। तो आपको मोदी को हटाने का ये जो एजेंडा चल रहा है, इसके तहत किसानों का ये जो 2.0 आंदोलन जो है वो उस पर सख्ती की गई और अब तक लोगों ने भी उनको सपोर्ट नहीं दिया। जो आंदोलन को सपोर्ट 1.0 में था वो 2.0 में नहीं। तो साथियों, इस तरह से ये आंदोलन जो है ये धीरे धीरे फुस होता जा रहा था, धीरे धीरे इसकी हवा निकलती जा रही थी। तो इसलिए हालांकि किसान नेताओं का दावा है कि अभी भी हमारे 50,000 लोग जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर हैं, 50,000 लोग जो हैं वो खनौरी बॉर्डर पर हैं। खनौरी बॉर्डर पड़ता है पटियाला ज़िला और उस तरफ से नरवाना टोहाना की जो साइड है उस वहाँ पड़ता है। तो उनका ये भी कहना है। तो जिन भी नेताओं ने जो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था वो सब जो हैं अब घबराए हुए हैं कि आंदोलन फेल हो गया तो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे। तो अब सब के सब जो हैं वो इस आंदोलन में फिर से हिस्सेदारी करना चाहते हैं। टिकैत ने शुरू कर दिया है, आज उन्होंने ट्रॉली मार्च निकाला है। बहुत सारे नेता, जो हरियाणा के एक बड़े किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो ऑलरेडी अपनी मंशा जता चुके हैं कि अगर सरकार ने इस तरह से रवैया अपनाया और अगर हमारा किसान आंदोलन फेल हो गया तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे पर ख़राब होंगे। तो वो भी शामिल हो रहे हैं। और जो नेताओं ने 1.0 में हिस्सा लिया था, बलबीर सिंह राजोवाल, दर्शन पाल वगैरह, वो भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। तो एक बार फिर से फुस होते जा रहे इस किसान आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है किसान भाइयों से मेरी एक अपील रहेगी कि इलेक्शन के समय अगर आप ये करोगे तो इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। सरकार कोई मांग मानने नहीं वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो मांगे हैं उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था ठप होने का अंदेशा है। आपकी जो मांगे हैं एक एस्टीमेट के अनुसार 17 लाख करोड़ रुपए, कुछ लोग 10 लाख करोड़ बता रहे हैं, कुछ लोग 17 लाख करोड़ रुपए बता रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट आएगा केंद्रीय खजाने पर। और देश का कुल बजट ही 45 लाख करोड़ का है और 17 लाख, उसमें से 2-4 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी किसानों के हित में खर्च किए जाते हैं, सब्सिडी के रूप में, एमएसपी के रूप में। और उसमें आप जोड़ देंगे तो अगर 15 से 20 लाख रुपए टोटल जो हैं किसानों पर ही खर्च किए गए तो देश की अर्थव्यवस्था तो चलेगी नहीं। और बहुत सारे वो डिफेंस का बजट है और बहुत सारे बड़े बड़े बजट वाले डिपार्टमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा देश इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उठेगा कैसे? तो वो गरीब ही मारा जाएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। किसान की तो बात कर रहे हैं, जिस गरीब को सरकार अपना इन्वेस्टमेंट करके उसे रोजी रोटी देती है वो नहीं दे पाए, वो उस तरह की तमाम दिक्कतें खड़ी हो गई। तो डिमांड एक तो जायज़ होनी चाहिए। डिमांड ऐसी होनी चाहिए कि किसान का भी हित हो और उपभोक्ता का भी हित हो। जो खरीदार है, जो अनाज खाता है, जो फसल को कंज्यूम करता है, उसका भी हित हो। और देश की अर्थव्यवस्था पर इतना खर्च ना पड़े कि वो अर्थव्यवस्था ही बैठ जाए। अर्थव्यवस्था बैठ गई तो देश ही बैठेगा और उसका इम्पैक्ट सब लोगों पर आएगा। तो पहली बात तो ये। दूसरा, इलेक्शन के समय ये नहीं होना चाहिए। आप इलेक्शन के बाद कर सकते हैं।
आप सरकार से बात कर सकते हैं, सरकार किसानों की मांगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती अगर मांगे जायज़ हैं तो। और ये इतना कॉम्प्लेक्स विषय है, ना तो मैं इसे डिसाइड कर सकता हूँ, ना किसान एक आदमी बैठ के डिसाइड कर सकता है। इसके लिए बहुत एक गहरे विवेचना की ज़रूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो फसलों की कीमत तय करती है एक कमेटी, उसने पिछली बार पंजाब में दिया कि 800 रुपये धान का मूल्य जो है, इनपुट कॉस्ट जो है फॉर वन एकड़, वो जो है 800 रुपये है। और उस हिसाब से जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से पार्टली वो जो है तो उसके ऊपर 50% दिया जाए तो 1200 रुपये होने चाहिए, दिए जाते हैं 2300-2400 रुपये। तो यहाँ के किसानों को 2300-2400 रुपये क्यों दिए जाते हैं अगर उसकी कॉस्ट ही 1200 रुपये बनती? तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। उसमें किसानों का भी एक पक्ष है, उसमें आम उपभोक्ता का भी एक पक्ष है, और उसमें सरकार का भी एक पक्ष है। तो इसमें आपको किसान को इनपुट कॉस्ट का 50% ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि आप मेरी ज़मीन को भी बीच में ऐड करें, मेरे घर की जो मेहनत है उसको भी बीच में मजदूरी के रूप में लें, वो पॉसिबल नहीं है। जीना दूभर हो जाएगा, आटा 100 रुपये किलो से ऊपर मिलेगा, आम आदमी खा नहीं पाएगा। तो साथियों, कुल जमा आज की जो डेवलपमेंट है इस आंदोलन पर, किसान आंदोलन जो इस समय लगभग फुस है, उसमें एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। किसान नेता जुट रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। ये था आज का विश्लेषण। अगले मुद्दे के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।